डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ला शातेलिए का नियम। तो ये क्यों पढ़ेंगे? इसलिए पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया, साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है, और हम उसके ताप, दाब, सांद्रता या आयतन में परिवर्तन करते हैं, तो साम्य जो है अपने को फिर से स्थापित करने के लिए अग्र या पश्च दिशा की ओर विस्थापित होता है। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ ए सिस्टम at equilibrium is subjected to a change in concentration, pressure or temperature, then the equilibrium shifts itself in such a way so as to minimize the effect of change। यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई निकाय साम्यावस्था में है और उसकी सांद्रता, दाब अथवा ताप में परिवर्तन कर दिया जाए, तो साम्य इस प्रकार परिवर्तित होगा कि वो इस परिवर्तन के प्रभाव को न्यूनतम कर सके या इस परिवर्तन के प्रभाव जो है को समाप्त कर सके। तो इसमें सबसे पहले जो है, इसमें पहला फर्स्ट जो है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम T को जो है बढ़ा दें, T यानी टेम्परेचर, इसको हम इंक्रीज कर दें, तो रिएक्शन जो है उस डायरेक्शन में होगी जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है। रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? अभिक्रिया की दिशा जो होगी वो उस तरफ होगी जिधर ऊष्मा का अवशोषण होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। यानी कहने का अर्थ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, जिधर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। तो इसी को हम दूसरे शब्दों में, इसके विपरीत जो है, अगर T को जो है इसके अपोजिट, अगर T को हम डिक्रीज कर दें तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिधर हीट इवॉल्व होती है। अगर T को हम डिक्रीज कर दें, इसको घटाने की बजाय, बढ़ाने की बजाय घटा दें, तो रिएक्शन की दिशा, उसकी डायरेक्शन जो है उधर होगी जिधर हीट इवॉल्व होती है, यानी जिधर ऊर्जा का या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ये हो जाएगा एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी, और ये एक्सोथर्मिक, ऊष्मा क्षेपी। इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, और अगर उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो रिएक्शन जो है वो
फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी एंड वाइस वर्सा, यानी अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह से अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है, और उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, पश्चिम दिशा में होगी एंड वाइस वर्सा। उसका टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इतनी चीज़ समझ में आई। अब इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल आप इसमें देखिए, जैसे N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम साइन 2NH3। इसके लिए जो है डेल्टा H की वैल्यू जो होती है वो ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है, लगभग 22.4 किलो कैलोरी पर मोल। इसी रिएक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H का साइन निगेटिव होता है, यानी एंथैल्पी परिवर्तन जो अभिक्रिया की होगी, R यानी रिएक्शन, निगेटिव होता है। लेकिन जब इसको रिएक्शन के साथ लिखते हैं और प्रोडक्ट की तरफ, तो यही जो है इसका साइन उल्टा हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों रिएक्शन एक ही हैं। प्लस का मतलब हुआ कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट के साथ इतनी एनर्जी जोड़ी गई, यानी रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इधर एनर्जी का कुछ टर्म ऐड करेंगे, तब ये बैलेंस होगी। जैसे रिएक्शन मोल्स में बैलेंस होती है, मोल के पदों में संतुलित होती है, वैसे ही ऊर्जा के पदों में संतुलित होती है। तो इसकी ज़्यादा है इसलिए इधर जोड़ना पड़ा। तो और कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट होती है, तो इसकी ज़्यादा है, इसका मतलब ये इवॉल्व करेगा। तो ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसके विपरीत जो है, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, ताप को घटाएंगे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ला शातेलिए के नियमानुसार ये अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी। इसलिए ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा की ओर होगी और ताप घटाने पर अग्र दिशा की ओर होगी। यानी ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, while on decreasing the temperature reaction will proceed in forward direction। अब इसके बाद जो है देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के इफेक्ट में अगर हम किसी भी कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, कोई भी अभिक्रिया साम्यावस्था में है, तो अगर हम प्रेशर P इसको इंक्रीज करते हैं, P जो है अगर इंक्रीज किया जाता है तो रिएक्शन जो होगी
उस डायरेक्शन में होगी। अगर P को हम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिधर P यानी प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज करता है। वेयर प्रेशर डिक्रीजेज, जिधर दाब कम होता है। यानी अगर दाब हम बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया उस दिशा की ओर होगी जिधर दाब कम होता है या घटता है। तो दाब किधर कम होगा? उधर, दैट इज वेयर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर लेस। अर्थात जिधर गैसीय अणुओं की संख्या कम होती है उस दिशा की ओर होगी रिएक्शन। अगर हम इसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो इफेक्ट इसके अपोजिट होगा। दाब को घटाएंगे तो प्रभाव इसके विपरीत होगा। अर्थात रिएक्शन उधर होगी जिधर गैसीय अणुओं की संख्या अधिक होती है। दैट इज रिएक्शन विल प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर मोर। तो इसको भी एक एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे N2 + 3H2 2NH3। अब इधर देखिए, रिएक्टेंट के 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन है। यानी टोटल जो है गैसियस मोल जो है 4 हैं। प्रोडक्ट में केवल 2 मोल हैं। तो अगर इस रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज किया जाए, दाब बढ़ाया जाए, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल से, ला शातेलिए के नियम से रिएक्शन उधर होगी जिधर प्रेशर कम होगा या जिधर गैसीय अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ गैसियस मोल क्या होंगे? लेस होंगे। तो P अगर हम इंक्रीज करेंगे तो राइट हैंड साइड 2 मोल हैं, इधर 4 मोल, तो इधर मोल कम है तो इधर प्रेशर भी कम होगा। राइट हैंड साइड प्रेशर कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, अग्र दिशा में अभिक्रिया होगी। इसके विपरीत अगर P को हम डिक्रीज करते हैं, P जो है डिक्रीज किया जाए, P दाब को घटाया जाए, तो अभिक्रिया उधर होगी जिधर प्रेशर अधिक होगा या जिधर गैसीय अणुओं की संख्या अधिक होगी। यानी रिएक्शन विल प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन वेयर प्रेशर इज हाई, दैट इज नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर मोर। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट की साइड 4 मोल है, तो इधर मोलों की संख्या ज़्यादा है, तो रिएक्शन जो होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, पश्च दिशा में होगी। जिसमें बराबर होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ इक्वल है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आपको कोई भी रिएक्शन दी जाए, टेम्परेचर में अगर दिया गया तो आपको देखना है कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। अगर प्रेशर का इफेक्ट बताना है तो आपको देखना है कि किधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज़्यादा हैं, किधर कम है। देख करके आप आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद तीसरा इफेक्ट पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता का प्रभाव। तो देखिए सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। मान लीजिए ये रिएक्शन हो रही है और ये किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में है।
तो इसके लिए Kc का जो एक्सप्रेशन होगा वो NH3 का एक्टिव मास इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाई N2 का एक्टिव मास इंटू हाइड्रोजन का एक्टिव मास इसकी पावर 3। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है। अब मान लीजिए हम बाहर से कुछ और रिएक्टेंट नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या दोनों ही मिला देते हैं। तो जैसे ही हम N2 और H2 मिलाएंगे इसमें, तो इसकी कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। जैसे ही ये इंक्रीज करेगा Kc की वैल्यू डिक्रीज करेगी। और आप जानते हैं कि Kc क्या है? कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए NH3 की कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ेगी। NH3 की सांद्रता बढ़ेगी। और NH3 की सांद्रता कब बढ़ेगी? जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अग्र दिशा में होगी। तो अगर हम बाहर से जो है इसमें रिएक्टेंट ऐड करते हैं तो रिएक्शन उधर होगी जिधर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, यानी अभिक्रिया उधर होगी जिधर उसकी सांद्रता कम होगी, अर्थात फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये हमने आपको बता दिया, अर्थात अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर होगी। अब बाहर से अगर इसी इक्विलिब्रियम में, इसी साम्य अवस्था में हम अमोनिया के कुछ मोल ऐड कर दें, तो जैसे ही अमोनिया ऐड करेंगे Kc की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक निश्चित ताप पर Kc कांस्टेंट है। तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए N2 और H2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो N2 और H2 की कंसंट्रेशन कब बढ़ेगी? जब रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगी, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में। यानी अगर हम इसमें बाहर से जो है इफ वी ऐड सम प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट जो है हम बाहर से ऐड करते हैं, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिधर उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, दैट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर हम बाहर से कुछ उत्पाद इसमें मिलाते हैं तो अभिक्रिया उस दिशा की ओर होगी जिधर उसकी सांद्रता कम होगी, अर्थात पश्चिम दिशा की ओर। अब इसमें एक चौथा इफेक्ट भी जान लेते हैं, वॉल्यूम का, कि आयतन परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन परिवर्तन का प्रभाव, तो इसमें जो है अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर सिस्टम का जो होगा, प्रेशर ऑफ सिस्टम, ये क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ये आप जानते हैं V जो है रेसिप्रोकल होता है P के, गैसियस लॉ से, या P जो है रेसिप्रोकल होता है V के। V जो है P के व्युत्क्रमानुपाती होता है या P V के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे ही किसी भी निकाय का, किसी सिस्टम का आयतन बढ़ाया जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो रिएक्शन जो है उस डायरेक्शन में होगी जिधर प्रेशर अधिक होता है। ये रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी, अभिक्रिया की जो दिशा होगी, वो उस तरफ होगी जिधर प्रेशर इंक्रीज करता है, जिधर दाब में वृद्धि होती है।
यानी जिधर गैसीय अणुओं की संख्या अधिक होती है, दैट इज वेयर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर मोर, यानी जिधर गैसीय अणुओं की संख्या अधिक होती है। इसके विपरीत अगर हम किसी निकाय का आयतन घटाते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, तो जब ये V को हम डिक्रीज करेंगे तो P इंक्रीज करेगा। तो प्रेशर जो होगा ऑफ सिस्टम, निकाय का आयतन, वो इंक्रीज करेगा। तो जो रिएक्शन की डायरेक्शन होगी, अभिक्रिया की दिशा होगी, किधर होगी? जिधर प्रेशर कम होगा, जिधर दाब कम होगा, यानी उस डायरेक्शन में होगी जिधर दाब कम होगा, यानी प्रेशर डिक्रीज करेगा। दैट इज वेयर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर लेस, अर्थात जिधर गैसीय अणुओं की संख्या कम होगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम पे इनर्ट गैस, अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव। तो देखिए, साम्यावस्था पर अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम। तो ये जो है दो कंडीशन में मिलाते हैं। पहला, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है, मान लीजिए ये रिएक्शन हो रही है N2 + 3H2 2NH3, और ये एक वेसल में, एक पात्र में ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है एक निश्चित ताप पर। ठीक, ये अभिक्रिया जो है साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है। अब इसमें हमने कोई भी गैस मिला दी जो इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब इन तीनों कंपोनेंट से, इन तीनों अवयवों से क्रिया ना करे। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हीलियम, नियॉन, आर्गन ही हो। ऐसी गैस जो इनसे रिएक्शन ना करे, वो इसके लिए इनर्ट गैस होगी, अक्रिय गैस। तो अब यहाँ पे V कांस्टेंट है, इसका V जो है आयतन कांस्टेंट है। तो जब हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो इन तीनों कंपोनेंट की वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, आयतन बदला नहीं, तो इसकी कंसंट्रेशन, सांद्रता बदलेगी नहीं। किसकी? N2, H2 और NH3। हम इनर्ट गैस को नहीं देखेंगे, ये तो केवल हम ऐड कर रहे हैं। हमें इक्विलिब्रियम इससे निकालना है, इन तीनों कंपोनेंट से। तो इनकी कंसंट्रेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो Kc जो है अनचेंज रहेगा, Kc का मान नहीं बदलेगा। इसी तरह से इसमें जब इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो अंदर प्रेशर तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो प्रेशर किसके कारण होगा? इस इनर्ट गैस के कारण, इस सक्रिय गैस का होगा। इनके प्रेशर जो है वो नहीं जो है चेंज होंगे। तो जब इनका प्रेशर नहीं चेंज होगा तो Kp की वैल्यू भी नहीं चेंज होगी। यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कोई प्रभाव नहीं होता। कोई भी इक्विलिब्रियम दिया हो, कोई भी साम्यावस्था दी हो और उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पर, स्थिर आयतन पर अगर हम
अक्रिय गैस मिलाएंगे, इनर्ट गैस ऐड करते हैं, तो उसका कंसंट्रेशन या जितने भी कंपोनेंट है, अवयवी कंपोनेंट, इंडिविजुअल कंपोनेंट जितने हैं, उनके पार्शियल प्रेशर पे, उनके आंशिक दाब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके कारण Kc या Kp अनचेंज रहेगा, अर्थात जो है उसके जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अनचेंज रहेगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड करने का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब इसके बाद है एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर, एट कांस्टेंट प्रेशर। मान लीजिए ये रिएक्शन हो रही है और जब इसमें इनर्ट गैस ऐड नहीं की गई थी, तो ये इसका वॉल्यूम था, ये इसका इनिशियल वॉल्यूम था, प्रारंभिक आयतन। तो इसमें जो है P जो है प्रेशर कांस्टेंट है, तो जैसे ही आप इनर्ट गैस ऐड करेंगे इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये V फाइनल है, अंतिम आयतन। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। तो जब V बढ़ जाएगा तो इनका प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर V इंक्रीज करने पे डिक्रीज कर जाएगा, आयतन बढ़ने पे इनके आंशिक दाब घट जाएंगे। तो जैसे ही प्रेशर घटेगा तो रिएक्शन किधर होगी, उस डायरेक्शन में होगी जिधर प्रेशर अधिक होगा। तो प्रेशर इसमें किधर अधिक है, लेफ्ट हैंड साइड, जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल ज़्यादा होंगे, तो इधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स अधिक हैं, तो रिएक्शन क्या होगी, इस इक्विलिब्रियम में बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। यानी अगर कांस्टेंट प्रेशर पे ऐसे इक्विलिब्रियम जिसमें डेल्टा Ng की वैल्यू निगेटिव है, उसमें इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लें, जैसे ये रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम में है, ये साम्य अवस्था में है और इस तरह से ये रिएक्शन हो रही है। ये इसका इनिशियल वॉल्यूम है, प्रारंभिक आयतन, कांस्टेंट प्रेशर पर, स्थिर दाब पर। अब इसमें हमने कुछ इनर्ट गैस ऐड कर दी। इनर्ट गैस यानी जो इन तीनों कंपोनेंट, इन तीनों अवयवों से क्रिया ना करे। तो जैसे ही इनर्ट गैस ऐड करेंगे इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ये फाइनल वॉल्यूम हुआ, अंतिम आयतन। तो जब V इंक्रीज करेगा तो P क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इन कंपोनेंट्स के वॉल्यूम इंक्रीज करने के कारण PCl5, PCl3 और Cl2 के पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब घट जाएंगे। तो जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो रिएक्शन किधर होगी, जिधर प्रेशर अधिक होगा। ठीक, तो प्रेशर अधिक किधर है, जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज़्यादा होंगे। राइट हैंड साइड 2 मोल हैं, इधर टोटल 2 मोल है, जबकि इधर केवल 1 मोल है। तो प्रेशर जो है घटने पर रिएक्शन उधर होगी जिधर गैसियस मोल्स, गैसीय अणुओं की संख्या अधिक होगी। तो इस केस में क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अग्र दिशा की ओर विस्थापित हो जाएगी, ताकि साम्य अवस्था फिर से स्थापित हो जाए। तो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ला-शातेलिए का नियम। तो ला-शातेलिए का जब नियम लिखा जाता है तो उसमें उसका स्टेटमेंट और उसके साथ टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट भी बताया जाता है। ये 3 पॉइंट बताने रहते हैं। अगर
कोई एग्जाम्पल से कहेगा तो किसी भी एग्जाम्पल से आप उसको जो है दे करके सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि किधर गैसियस मोल्स ज़्यादा हैं कम है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। हमने आपको एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल से समझाया था। अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी तो वो कैसे लिखी जाएगी, इस तरह से, ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। जब रिएक्शन में हम लिखेंगे तो रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ माइनस कुछ भी इसकी वैल्यू मान लीजिए प्लस x किलो कैलोरी या किलो जूल जो भी लिखिए आप, x किलो जूल मोल इनवर्स, इस तरह से लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लेना है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, जैसे इधर 2 हैं इधर भी 2, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। टेम्परेचर एंडोथर्मिक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो अगर हम ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक, घटाएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, पश्चिम दिशा में होगी, ला शतेलिए के नियम से। कंसंट्रेशन में एक ही रहेगा, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट अधिक बनेगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर हम प्रोडक्ट बाहर से ऐड करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी रिएक्टेंट अधिक बनेगा। तो इस आधार पे हम किसी भी चीज़ के फॉर्मेशन की कंडीशन भी बता सकते हैं। जैसे अमोनिया के अधिकतम यील्ड के लिए, अधिकतम प्राप्ति के लिए जो है क्या कंडीशन होगी, NO की अधिकतम प्राप्ति, इस तरह से बहुत सारी रिएक्शन है जो आपकी बुक में दी होंगी, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।